नमस्कार, स्वागत है आपका 80 खबर 80 जिला में। मैं हूं प्रशांत कठारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। शाजापुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां कुएं में गिरे चारों मजदूरों की मौत हो गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर लिया गया है और इतना ही नहीं, मजदूरों के शवों को भी बाहर निकाल लिया गया है। कल शाम से राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहा था। मंगलवार को निर्माणाधीन कुएं में ये चारों मजदूर गिरे थे और उसी के बाद से लगातार इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें लगातार प्रशासन कर रहा था, लेकिन आखिरकार 4 जिंदगियां हार गईं। चारों मजदूरों के शव अब बाहर निकाले गए हैं। शाजापुर का ये मामला है। निर्माणाधीन कुआं बताया जा रहा है, जिससे काफी गहराई तक इस कुएं को खोदा गया था और इसी कुएं का निर्माण चल रहा था। उसी दौरान यह हादसा पेश आया था। कुएं में चारों मजदूर गिर गए थे, जिससे इनकी मौत हो गई। दरअसल निर्माण के दौरान ही ये चारों मजदूर हादसों का शिकार हुए थे और तस्वीरें देख रहे हैं आप। 2 तस्वीरें हैं। प्रशासन ने हालांकि भरसक कोशिश की इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जेसीबी मशीन से लेकर तमाम प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और इस वक्त शाजापुर में जो ये हादसा हुआ है, इससे जुड़ी और डिटेल के साथ सुनील हंचूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, अभी क्या स्थिति? अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, चारों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। बिल्कुल प्रशांत, अब से लगभग 40 मिनट पहले जो है लगभग रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। लगभग 16 घंटे की लंबी जद्दोजहद के बाद चारों मजदूरों को बाहर निकाला जा सका। हालांकि दर्दनाक बात यह है, दुखद बात यह है कि 16 घंटे बाद ये चारों जिंदगियां जो है वो हार चुकी थी, उनकी मौत हो चुकी थी। इसकी पुष्टि कलेक्टर दिनेश जैन ने खुद की है, प्रशासन ने की है। कल शाम से वो गिरे थे। उम्मीद तो यही जताई जा रही थी कि चूंकि समय काफी हो गया था, मलबा काफी था, तो मजदूरों के बचने की न के बराबर उम्मीद थी। अधिकृत पुष्टि भले ही नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके परिजन और प्रशासन भी ये मान रहा था कि मजदूरों की मौत हो चुकी है। और अब से लगभग कुछ देर पहले जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी हिस्से में काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। तमाम प्रशासनिक अमले ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। एसडीआरएफ, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग थे, प्रशासन के लोग थे, राजस्व के लोग थे। तमाम लोगों ने कड़ी मशक्कत की। चूंकि स्थानीय अमले के पास संसाधनों की कमी होती है, तमाम चीजों की कमी होती है, फिर भी जो चीजें स्थानीय तौर पर उपलब्ध हुई थी उन्हीं को करते हुए इस पूरे कुएं से मजदूरों को निकाला गया। अब इसके साथ कलेक्टर दिनेश जैन ने एक बात न्यूज 18 से बात करते हुए बताई कि क्षेत्र में जहां पर भी इस तरीके की कुओं का निर्माण हो, चाहे और अन्य गतिविधियां हो, तो आरईएस विभाग के सरकारी इंजीनियर जो है वो प्राइवेट लैंड पर भी मॉनिटरिंग करेंगे कि कहीं कोई हादसे ना हो। तो अमूमन जैसा होता है कि हर हादसे के बाद तमाम तरीके की प्रशासनिक कवायदें होती है, इस हादसे के बाद भी हो रही है। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं, 4 मजदूर तो अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना काल में लगातार जो है अपने घरों में बैठे लोग वापस मजदूरी की ओर निकले थे, वापस रोजी रोटी की तलाश में निकले थे, लेकिन इस तरीके के हादसे अब सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रशांत जो है ये हादसा हुआ है और अब 4 मजदूरों की मौत हो गई है। साइड से तमाम लोग जा चुके हैं। अभी प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी देर सुनील, सवाल और भी है, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही, ये जानना जरूर महत्वपूर्ण होगा। आखिर क्या कारण थे और क्या लापरवाही, भारी लापरवाही यहां पर बरती गई? सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया, जिसके जरिए ये कुआं खुदवाया जा रहा था, मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया गया। सुनील, प्रशांत, बिल्कुल लापरवाही तो है। लापरवाही नहीं होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लापरवाही तो बिल्कुल है। हम अमूमन देखते हैं जब बोरवेल के गड्ढों को लेकर गाइडलाइन जारी होती है, फिर भी बोरवेल के गड्ढे खुले रहते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। इसी क्षेत्र मुझे पता है कि अब से कुछ साल पहले मैं कवरेज के लिए आया था, तब भी एक बच्चा बोरवेल में गिरा था। ये भी कुछ उसी तरीके का हादसा है प्रशांत। जिस तरीके से एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, एक बावड़ी नुमा निर्माणाधीन कुआं था, लगभग 70 फीट उसकी गहराई थी, उसका निर्माण किया जा रहा था। कोई भी टेक्निकल पारंगत व्यक्ति यहाँ पर नहीं था, स्थानीय ठेकेदारों द्वारा काम कराया जा रहा था। इसी दौरान जो है मिट्टी ढह जाती है, दीवार टूट जाती है और जो मजदूर काम कर रहे हैं वो 70 फीट गहराई में मलबे सहित जा गिरते हैं और उनको निकालने के लिए फिर एक लंबी कवायद करनी पड़ती है, लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ता है। लेकिन वो सारा रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ डेड बॉडी को निकालने तक सीमित है, क्योंकि इसके अलावा कुछ चारा नहीं है। मजदूर अपनी जान से हाथ धो चुके हैं और जिस तरीके से प्रशासन तो अपना काम करता, हादसा होता है, मौके पर पहुंचता है, अपनी कवायद करता है, लेकिन लोग भी लापरवाही करते हैं। और वो लोग ज्यादा लापरवाही करते हैं जिनके यहाँ पर इस तरीके की साइट संचालित होती है, जो अपने यहाँ मजदूरों से काम कराते हैं। क्यों उस समय सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता है? हादसे होने के बाद तो तमाम तरीके की बात की जाती है, लेकिन हादसों के पहले की कोई कवायद क्यों नहीं होती है, बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। सुनील, एक बात और, ये इस कुएं की खुदाई कौन करवा रहा था? दूसरी बात ये कि पहले से स्वाभाविक है कि कुछ मानक जरूर तय होंगे जिनका आप जिक्र भी कर रहे हैं, कुछ गाइडलाइन भी होंगी कि अगर कुआं खुदवाया जाता है तो क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना है। क्या कह रहा है प्रशासन, और उस शख्स या उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन की तैयारी है क्या जिनके जरिए कुआं खुदवाया जा रहा था? जी, अब से कुछ देर पहले ही मैंने कलेक्टर दिनेश जैन से इस पूरे मामले में सवाल पूछा था कि क्या जो कुआं मालिक है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले के लिए एक जांच टीम बनाई गई है। जांच टीम प्रारंभिक तौर पर पता करेगी कि कुएं मालिक की भूमिका क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो प्रशांत गाइडलाइन की बात मैं कह रहा हूँ, गाइडलाइन जो है वो सरकारी निर्माणों के लिए है और वो सरकारी निर्माणों में भी पूरी नहीं हो पाती है, तो निजी भूमि पर जो निर्माण होते हैं उस पर होना तो बड़ा एक हास्यास्पद बात है। ये स्वाभाविक बात है कि आपको पंजीकृत लोगों से काम कराना है, ठेकेदार सुरक्षा के मानकों का ख्याल रखें, मजदूरों के लिए पानी छाया की व्यवस्था करें, उनके बच्चों के लिए, तो एक लंबी फहरिस्त है गाइडलाइन की प्रशांत। लेकिन जमीन पर ये कुछ नहीं होता। जब जो सरकारी प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर पालन नहीं होता, तो निजी जमीनों पर जो निर्माण होते हैं वहां पर होना, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहना थोड़ा ठीक होगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये लापरवाही तो होती है। ठेकेदार काम कराते हैं, मजदूर काम करते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल भारी लापरवाही, और तस्वीरें दिखा भी रही हैं कि आखिर, हालांकि इसके बाद जरूर प्रशासन जागा, अपने पूरे अमले के साथ, मशीनरी के साथ पहुंचा, लेकिन जब तक इन मजदूरों को बाहर निकाला जाता तब तक ये चारों मजदूर मौत के मुंह में समा चुके थे। 70 फीट की ऊंचाई से मलबे के साथ कुएं में गिरे थे ये चारों मजदूर, जिससे इनकी मौत हो गई। चारों मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं। शुक्रिया सुनील, इस पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और इस वक्त एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से है, जहां कुआं सफाई के दौरान 4 लोगों की मौत हुई है। जहरीली गैस रिसाव होने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम धमनी की यह घटना है और अभी तक कुएं से शव नहीं निकाले गए हैं। ग्रामीणों ने डायल 112 और हसौद पुलिस को सूचना भी दी है। तो ये बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से है, जहां पर एक कुएं के सफाई के दौरान बताया जा रहा है कि हादसा हुआ है। जहरीली गैस के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। इस तरह के हादसे अक्सर सामने आते रहे, लेकिन फिर वही बात की लापरवाही जरूर यहां पर भी इस हादसे के पीछे रही होगी। रोहित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। रोहित, क्या जानकारी है? सफाई के लिए उतरे थे, लेकिन क्या अब कोई सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया? सीधे एक के बाद एक लोग उतरते गए, क्या वजह, कैसी यह हादसा हुआ, बताइए जरा। लापरवाही का बोला जा सकता है, क्योंकि कुआं सफाई करने के लिए जो है युवक उतरा हुआ था और उसकी परिजन जो है बाहर थे। इसी दौरान कुएं के अंदर से युवक ने चिल्लाया कि मेरा दम घुट रहा है, तो वो महिला जो है बाहर थी, वो चिल्लाने लगी और उसको बचाने के लिए वहीं नजदीक में 2 भाई थे, नागेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार। ये लोग उसको बचाने के लिए नीचे उतर गए और वो उतरने के बाद उनका भी दम घुटने लगा और वो भी बोला कि अंदर में कुछ है करके। महिला जो बाहर थी उसका यही कहना है कि जो भी नीचे उतरा है वो यही बोल रहा है कि अंदर में कुछ है और हम लोग का दम घुट रहा है। उसके बाद एक तीसरा ग्रामीण है चिंतामणि बंजारे, वो रस्सी लेकर के कुएं में नीचे उतरा और वह भी नहीं निकला। तो कुल मिलाकर के प्रशांत कहा जा सकता है कि अगर इस तरह की घटना थी तो एहतियात बरतना था। चारों के चारों जो है नीचे एक के बाद एक उतर गए और फिलहाल अभी यही बोला जा रहा है कि सभी के सभी जो है मृत है और उनकी कोई भी मतलब स्पष्ट ये नहीं हो रहा है कि ये लोग बचे हुए हैं, क्योंकि प्रशासनिक अमला है जो पहुंच गया है, पुलिस की टीम पहुंच गई है, डायल 112 पहुंची है और 100 को बाहर निकालवाने की कोशिश की जा रही है। जी प्रशांत। रोहित, पहली बार नहीं, इस तरह के हादसे पहले भी सामने आते रहे कि कुएं के अंदर जहरीली गैस बन गई हो या रिसाव हो गया हो और अक्सर उसका लोग शिकार होते रहे। तो ये यहां भी हम कहें कि लापरवाही रही, चूंकि रस्सी के साथ अगर शायद अपने आप को बांधकर पहला शख्स उतरता तो ये हादसा शायद टाला जा सकता था। रोहित, निश्चित तौर पर प्रशांत लापरवाही तो है, क्योंकि अगर आप कुएं सफाई करने उतर रहे हैं, अगर आपके पास वहां काफी लोग नहीं है, रस्सी टूट गया, अगर रस्सी के साथ उतर रहे हैं, कुछ भी अगर घटना हो सकता है, तो निश्चित तौर पर ये है। फिर अभी बार बार भारत सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप मास्क का उपयोग करें, मास्क का करें, सोशल डिस्टेंसिंग। निश्चित तौर पर युवक अगर मास्क को लेकर जाता तो
युवक को कुछ न कुछ समय जरूर मिलता प्रशांत अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मास्क बहुत हद तक जो है गैस के रिसाव को बचा सकता था। तो ये कहा जा सकता है कि युवक की ओर से लापरवाही हुई है और उसे बचाने के जोश में जो 3 लोग गए हैं वह भी हम यही कह सकते हैं जब तक कि उनकी डेड बॉडी ऊपर नहीं आएगी तो वो भी काल के गाल में समाये, क्योंकि लोग यही बोल रहे हैं काफी देर हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, इन 4 शवों को निकालने की क्या कोशिश हो रही है? प्रशासनिक अमला पहुंचा है क्या? जी, प्रशासनिक अमला पहुंच गया है और प्रशासनिक अमले के द्वारा शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों की भी काफी भीड़ है, उन्हें हटाई जा रही है क्योंकि कहीं न कहीं गैस का रिसाव है और खतरा बढ़ सकता है। तो इसलिए प्रशासनिक अमला उन्हें निकाल रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। एम्बुलेंस भी पहुंची हुई है। जी प्रशांत जी, यानी कि रोहित, ये जो 4 लोगों की मौत हुई है इस कुएं में जहरीली गैस के मद्देनजर, 3 एक ही परिवार के हैं, एक दूसरा कोई और अदर शख्स है रोहित? जी, अभी तक जो जानकारी है उसमें प्रशांत 2 एक ही परिवार के हैं और सगे भाई है। तीसरा चिंतामणि बंजारे है, वह शायद उनके परिवार का सदस्य है कि सगा, ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये है कि ये स्पष्ट हुआ है कि चिंतामणि बंजारे, नागेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार ये तीनों उतरे हैं। 2 नागेंद्र कुमार और महेंद्र कुमार सगे भाई हैं। चिंतामणि सबसे अंतिम शख्स है जो रस्सी के सहारे कुएं में उतरा है और वह भी जो है वापस नहीं आया है। जी प्रशांत जी जी, आखिर अगर रस्सी के सहारे एक शख्स उतरा था उसे वापस क्यों नहीं खींचा जा सका? क्या अब केवल बांधकर खुद को नहीं उतरा था या फिर केवल रस्सी को पकड़कर नीचे उतरा था? क्या स्थिति, क्या और डिटेल आपके पास इस वक्त रोहित? प्रशांत, फिलहाल तो जानकारी ये आ रही है क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुआ उस वक्त वहां उतने लोग मौजूद नहीं थे। इन्हें इस तरह की घटना होने की अंदेशा नहीं थी। हालांकि इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है तो उन लोगों को एहतियात बरतना था, सावधानी बरतनी थी। लेकिन कहीं न कहीं ये हुआ कि वो अकेले ही उतर गए और उसके बाद जो नजदीक में थे वो बचाने के लिए, तो अगर एक समूह होता, कुछ लोग होते, ग्रामीण अगर काफी संख्या में होते तो इस तरह की घटना को निश्चित तौर पर टाला जा सकता था प्रशांत। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि मास्क की भी लापरवाही हम बोल सकते हैं, चूक बोल सकते हैं, सुरक्षा में भी चूक बोल सकते हैं और इसी का खामियाजा है कि इस तरह की घटना जो है हमको देखने को मिला है धमनी गांव में। जी प्रशांत बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद ही दर्दनाक घटना है और इसके अलावा शाहजहांपुर की खबर भी हमने आपको दिखाई। यहां भी कुएं में गिरने से 4 मजदूरों की मौत हुई, लेकिन ये जांजगीर चांपा का जो मामला सामने आया है ये दरअसल जहरीली गैस के रिसाव के चलते 4 लोगों की जान गई है। दरअसल कुएं में सफाई करने के लिए शख्स उतरा था, वो वापस नहीं निकला, जहरीली गैस का रिसाव हुआ। इसके बाद उसे बचाने के लिए एक के बाद एक 3 और लोग कुएं में उतर गए। इन सभी लोगों ने दम तोड़ दिया है। अब इन सभी लोगों को बाहर, इनके शवों को बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। शुक्रिया आपका रोहित इस पूरी जानकारी के लिए। और बात टिड्डियों के हमले की, जहां गुना में टिड्डियों का आतंक इस वक्त नजर आ रहा है। राजस्थान से फतेहगढ़ टिड्डियों का दल पहुंचा है। फसलों को लगातार ये नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। दहशत में इस वक्त ग्रामीण प्रशासन को सूचना भी दे दी गई है। दरअसल टिड्डियों का प्रकोप लगातार बना हुआ है। अलग अलग राज्यों में टिड्डियों का प्रकोप नजर आ रहा है और केवल राज्य नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस पर अलर्ट जारी किया गया है। और इस वक्त टिड्डियों का दल गुना पहुंचा है, जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान ये फसलों को पहुंचा रहे हैं। खेतों में किसानों की फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित इन टिड्डियों के दल से हो रही हैं। कुछ ही घंटों में ये एकड़ों की फसलों को सफाचट कर जाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। यानी कि केवल एक दल ना जाने कितने क्षेत्र को प्रभावित करता है, बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और जो गुना के किसान हैं वो इस वक्त खासे चिंतित हैं, परेशान हैं, चूंकि टिड्डियों का आतंक इस वक्त गुना में नजर आ रहा है। राजस्थान से बताया जा रहा है कि फतेहगढ़ पहुंचा है टिड्डियों का दल। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, टिड्डियों के दल से निजात पाने के लिए क्या स्थानीय स्तर पर प्रशासन कह रहा है, क्या गाइड बता रहा है, क्या तरीके बता रहा है और किसान क्या कोशिशें कर रहा है?
टिड्डी दल से निपटने के लिए पहले भी प्रशासनिक गाइडलाइंस जारी की गई थी। गाइडलाइंस के अनुसार कुछ जो केमिकल युक्त पानी है, केमिकल्स हैं और डीजे और जो ज्यादा से ज्यादा आवाज पैदा करने की जो बातें कही गई थी, उसको लेकर किसानों को पहले भी इस चीज से अवगत कराया गया था। गाइडलाइंस बताई गई थी। जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने भी जाकर किसानों के बीच में इस बात को कहा था। लेकिन जब जमीनी स्तर पर इन सब चीजों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं वो नजारा दिखती है। टिड्डी दल का आतंक कुछ समय पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले मियाना क्षेत्र में भी हुआ था, जहाँ पर कुछ तादाद में टिड्डी दल ने पेड़ पौधों और सब्जी की जो फसल थी उसको नुकसान पहुंचाया था। देखिए आज जो ये टिड्डी दल देखा गया राजस्थान क्षेत्र से, जो गुना का एक बॉर्डर एरिया है, फतेहगढ़ जो क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र में कुछ हद तक यहाँ पर नुकसान पहुंचाया है टिड्डी दल ने। तो जंगली क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र में पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है। इससे लेकर किसान चिंतित है, क्योंकि किसानों की काफी बड़ी तादाद में यहाँ पर सब्जी की फसल है, कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो यहाँ पर की जाती हैं, तो उन फसल को लेकर भी किसान काफी चिंतित हैं और टिड्डी दल उन पर आतंक कर रहा है यहाँ पर। तो लेकिन फिलहाल कृषि विभाग के अधिकारी विकास दी गई है। सवाल ये है कि भगा देने से, टिड्डियों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भगा देने से आवाज के साथ या कीटनाशक का इस्तेमाल कर, ये उतना बेहतर सॉल्यूशन नहीं है। कहीं और दूसरी जगह जाकर, जिले में और कहीं जाकर फसलों को ये नुकसान पहुंचाएंगे। कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा कोई हल प्रशासन या जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, वो नहीं बता पा रहे हैं जिससे इन्हें नष्ट किया जाए, खत्म किया जा सके? देखिए गाइडलाइंस में प्रशासन जैसी बातें जो कही गई है वो कहीं ना कहीं टेम्पोरेरी व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था कोई ऐसी नहीं की गई है या कोई ऐसा हल नहीं निकाला गया है तो जिसको लेकर टिड्डी दल का आतंक यहाँ पर खत्म हो सके। कृषि अधिकारी हो या अन्य अधिकारी हैं, वो भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जब टिड्डी दल आता है तो ऐसे में केवल सेटिस्फेक्शन जो है, शुरुआती सेटिस्फेक्शन पहुंचाया जाता है, शुरुआती कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसको रोक पाना फिलहाल ऐसा कुछ संभव यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा है कि टिड्डी दल को रोका जा सके, उसके आतंक को रोका जा सके। लेकिन शुरुआती दौर में बस एक जो जिसे कहते हैं कि एक केवल औपचारिकताओं के माध्यम से टिड्डी दल को के खिलाफ में जो लड़ाई है उसको लेकर विभाग यह लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, शायद जिस गंभीरता के साथ प्रशासन को या फिर कृषि विभाग को मदद करनी चाहिए उस स्तर पर मदद नहीं हो पा रही है और गुना जिले में इस वक्त टिड्डियों का आतंक नजर आ रहा है। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। राम मंदिर से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राम मंदिर के शिलान्यास में पीएम मोदी शामिल हो सकते हैं। 2 जुलाई को राम मंदिर का शिलान्यास हो सकता है और ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम से मुलाकात कर निमंत्रण दिया है। पीएम मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, सूत्रों के जरिए ये इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर है। राम मंदिर के शिलान्यास की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और शिलान्यास में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। 2 जुलाई को राम मंदिर का शिलान्यास होना है। ट्रस्ट के सदस्यों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें निमंत्रण दिया है और सोर्सेस के जरिए ये खबर भी है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और हमारे साथ अयोध्या से केवी शुक्ला जुड़ गए हैं। क्या तैयारियां राम मंदिर को लेकर हो चुकी हैं और दूसरी बात ये पुख्ता क्या खबरें कि पीएम मोदी भी इस शिलान्यास में शामिल होने वाले हैं, उस मद्देनजर से भी क्या तैयारियां हो रही हैं अयोध्या में? देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि 28 वर्षों बाद आज इस परिसर में कोई अनुष्ठान हो रहा है। वहां पर एक शशांक शेखर मंदिर है कुबेर टेला पे, जो वहां पर शिवलिंग है। आज उसका जो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं, जो महंत कमल नयनदास है, उनके कुछ साधु संत के साथ में है, आज रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। ये 28 वर्षों बाद जो वहाँ एक सुनसान एक मंदिर पड़ा हुआ था, जो शिवलिंग वहां पे था, शशांक शेखर मंदिर था, तो आज वहां रुद्राभिषेक हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है। इसी के साथ अभी ये तैयारियों का सिलसिला चल पड़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय, वो प्रधानमंत्री से मिलकर शिलान्यास के लिए समय मांगेंगे। उम्मीद की जा रही है कि अभी जो सूत्र बता रहे हैं, जो चर्चाएं हो रही है कि 2 जुलाई को संभवतः है कि प्रधानमंत्री समय दें शिलान्यास के लिए। हालांकि जिस तरह से जो अनुष्ठान चल रहे हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो तैयारियों की एक दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज अनुष्ठान चल रहा है, काफी अरसे
बाद 28 साल बाद जो है वो एक सुनसान पड़े शशांक शेखर मंदिर में शिलान्यास हो रहा है। जिस तरह से भगवान राम लंका गए थे, उसके पहले रामेश्वरम की स्थापना की थी, पूजा पाठ की थी, उसी तरह से राम मंदिर निर्माण के पहले भगवान शिव का अनुष्ठान हो रहा है, रुद्राभिषेक हो रहा है। जी प्रशांत, बिल्कुल, क्या स्वरूप रहने वाला है इस शिलान्यास का? पीएम नरेंद्र मोदी अगर इस शिलान्यास में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि तैयारियां कुछ भव्य भी नजर आ रही होंगी। देखिए प्रशांत, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना कहर महामारी चल रही है, ऐसे में अभी बहुत ही कम उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे। पूरी उम्मीद जताई जा रही है, जो हमारे सूत्र कह रहे हैं उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से ही ऑनलाइन शिलान्यास कर सकते हैं। ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि कोरोना काल में प्रधानमंत्री अभी इस तरह की कोई जहमत नहीं उठाएंगे अयोध्या आने के लिए। हो सकता है कि ट्रस्ट के अनुनय विनय पर, उनके निवेदन पर वो ऑनलाइन शिलान्यास के लिए मंजूरी दे दें। प्रशांत, अभी तक यही सूचना आ रही है। हालांकि जो अनुष्ठान हो रहे हैं वो तैयारियों की एक कड़ी में तैयारी हो रही है, अनुष्ठान हो रहा है। जिस तरह से हम बता दें, आपको फिर दोहरा रहा हूं कि जिस तरह से भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, उससे पहले उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की थी, उसी तरह से आज भगवान शिव की आराधना हो रही है, उसका अनुष्ठान हो रहा है, वहां एक पूजन हो रहा है। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी इस शिलान्यास में शामिल होंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस शिलान्यास का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया केवी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां कोरोना के 78 नए मामले सामने आए हैं। हॉटस्पॉट जहांगीराबाद से आज फिर संक्रमण के नए मामले मिले हैं। इस क्षेत्र से 17 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें एक ही परिवार के 16 लोग शामिल हैं। वहीं 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर के 13 कर्मचारियों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रियदर्शनी नगर से पहली बार कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं भोपाल के जिंसी, चूनाभट्टी, गोविंदपुरा, बाणगंगा से भी कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। तो ये बड़ा आंकड़ा है, एक साथ 78 कोरोना संक्रमण के नए मामले राजधानी भोपाल से सामने आए हैं। हॉटस्पॉट जहांगीराबाद, यहां से भी कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इस क्षेत्र से 17 लोगों की बताया जा रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इसमें एक ही परिवार के 16 लोग शामिल हैं। जबकि 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर के 13 कर्मचारी पॉजिटिव निकले हैं। वहीं प्रियदर्शनी नगर से भी संक्रमण के मामले निकले हैं। इसके अलावा भोपाल के अगर हम कुछ और क्षेत्रों का जिक्र करें तो उनमें भोपाल के जिंसी, चूनाभट्टी, गोविंदपुरा और बाणगंगा इलाके भी हैं। इनमें कुछ इलाके ऐसे जहां पहली बार ही कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, एक साथ 78 नए मामले, वो रेशियो भी बढ़ रहा है राजधानी भोपाल से संक्रमित मामलों के निकलने का। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से लगातार ये दिनों दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, पहले से ये उम्मीद जताई जा रही थी और उम्मीद भी इस बिहाफ पर जताई जा रही थी कि सीधे तौर पे न्यूज 18 ने जब एम्स के डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने इस बात को बताया कि 100 दिन में वायरस अपना रूप भयानक कर लेता है, यानी इसकी जो स्प्रेड होने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। और अब 100 दिन मध्य प्रदेश में वायरस को एंट्री लेते हुए पूरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये वायरस अब भयानक रूप में आ चुका है और धीरे धीरे संक्रमण का रेट जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। 100 दिन पूरे होने के बाद जो इसका रेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से अब संख्या में भी इजाफा हो रहा है और अब अनलॉक फेज 1 की भी शुरुआत हो चुकी है। तो यकीनन जहां पर ये संक्रमण पहले एक जगह एक क्षेत्र में सिमटा हुआ था, अब इसने भी अपना क्षेत्रफल फैलाना शुरू कर दिया है, अपने पैर पसारने शुरू कर दिए और यही वजह है कि बड़ी संख्या में अब दिनों दिन मरीज सामने आते जा रहे हैं, ना केवल हॉटस्पॉट जोनों से बल्कि बिल्कुल अब लगातार हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज 78 नए मामले सामने आए कोरोना संक्रमण के। हॉटस्पॉट से तो सामने आए ही, लेकिन जहां इक्का दुक्का मामले भी थे वहां से भी कोरोना संक्रमण की जो मामले हैं वो बड़ी संख्या में निकले हैं। शुक्रिया आपका पूजा इस जानकारी के लिए। और बुलेटिन में बस इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है।